warm welcome to my beautiful YouTube family, Spoken English course day 29th, and this course is brought to you by Ocean English Academy. आज मैं आपको ग्रामर और वोकैबुलरी ना पढ़ाकर आपके उन 3 क्वेश्चंस का आंसर देना चाहती हूँ जो मुझे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। पहला, मैम मेरे को इंग्लिश बोलने से बहुत डर लगता है, मुझे नहीं लगता मैं कभी भी इंग्लिश बोल पाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं बिल्कुल बिगनिंग से सीखना चाहता हूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। और थर्ड, सबसे कॉमन क्वेश्चन, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, पर बोलने में बहुत हेजिटेशन होती है, बहुत डर लगता है। कभी बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं बीच में रुक जाता हूँ, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है। क्या फीजिबल सॉल्यूशंस होने चाहिए? इस वीडियो के एंड होने तक आपके स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड 99% डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपके साथ एक प्रॉपर गाइड शेयर करना चाहती हूँ 3 स्टेप्स की, जो इंग्लिश सीखने से बोलने तक की जर्नी आपको तय करने में मदद करेगी। क्योंकि मैं आपके साथ अपने 10 सालों का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश सीखने का और सिखाने का। ये एक साइंस है, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर मास्टरी लेनी है तो एग्जैक्टली किन स्टेप्स से होकर जाना पड़ेगा। आप बस पूरी शिद्दत से उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को बिल्ड होते देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एडवांस लर्नर हैं तो वीडियो को इस टाइम स्टैम्प से देखना शुरू करें, और अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन का आंसर कि मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है, मुझे नहीं लगता मैं कभी भी इंग्लिश बोल पाऊंगा। ये आप खुद डिसाइड करें ये स्टोरी सुनकर। एक बार मिस्टर शौकीन के पास, आप जानते हैं ना मिस्टर शौकीन को, उनके बारे में हमने इस कोर्स के डे 1 में जाना था। तो मिस्टर शौकीन के पास उनके मैनेजर आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मिस्टर शौकीन, आपको 10,000 लोगों के सामने इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देनी है, आपके पास 15 डेज हैं, आप तैयारी शुरू कर दें। अब मिस्टर शौकीन कहते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंटेशन इतने सारे लोगों के सामने? सर मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं तो बस अभी इंग्लिश सीख रहा हूँ, मुझे बहुत टाइम लगेगा, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। अब मैनेजर कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देता हूँ। वैसे इसका इंसेंटिव 10 लाख रुपीस था, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन से कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, तो जो भी प्रेजेंटेशन डिलीवर करेगा उसको ये 10 लाख रुपए मिलने थे। ये कहकर मैनेजर जाने लगते हैं। अब मिस्टर शौकीन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहते हैं, सर 1 मिनट, क्या कहा आपने? 1 लाख लोगों के सामने बोलना है ना? मैं बोल लूंगा, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। मतलब जो आपका बिलीफ सिस्टम था और बचपन से वो बिलीफ सिस्टम ये बोल रहा था कि इंग्लिश बोलना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है और शायद मैं ये कभी ना कर पाऊँ, वो सिर्फ 2-3 मिनट की कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि अब हमें हमारा बेनिफिट दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जब हमें इंग्लिश सीखने के पैसे नहीं मिल रहे तो हम अपना 100% दे ही नहीं रहे हैं। अगर 100% देंगे और आपका दिमाग और दिल दोनों आपको सपोर्ट करेंगे तो आप इंग्लिश सीख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। यू हैव इमेंस पोटेंशियल, यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू चैनलाइज योर एनर्जीज। आपके पास पोटेंशियल तो बहुत है, पर आपको बस ये सीखना है कि आपकी जो एनर्जी है उसको किस डायरेक्शन में और किस तरह यूटिलाइज करना है जिससे रिजल्ट आए। मिस्टर शौकीन 15 दिन और कुछ नहीं करने वाले हैं, वो बस अब इंग्लिश सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रेजेंटेशन देकर 10 लाख रुपए कमा भी लेंगे। पर आप इन 10 लाख रुपए के बारे में ऐसे सोचें कि अगर एक बार इंग्लिश इंप्रूव हो गई तो आपका सोशल स्टेटस इंप्रूव होगा, आपके पास जॉब अच्छी हो जाएगी, आपका एक ड्रीम कि मैं बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलूं वो पूरा हो जाएगा। जब आपके पास मोटिव आ गया तो लैंग्वेज सीखना 100% पॉसिबल है। आप क्या करते हैं अगर आप मिस्टर शौकीन की जगह होते? तो यहीं से आते हैं अपने रूल नंबर 1 पर, और रूल नंबर 1 है बिल्ड योर इंग्लिश ब्रेन। बिल्ड योर इंग्लिश ब्रेन मतलब ये है कि अगर आपको इंग्लिश समझने में भी प्रॉब्लम है या आप लिख भी नहीं पाते हैं तो इंग्लिश बोलना एकदम से पॉसिबल नहीं है। हमें स्टार्टिंग के 79 आवर्स स्पेंड करने हैं अपने ब्रेन में इंग्लिश लैंग्वेज को इंस्टॉल करने के लिए, लैंग्वेज को फीड करने के लिए। क्योंकि अगर दिमाग में लैंग्वेज होगी तभी तो जुबान पर आएगी। अगर दिमाग ही खाली है, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता या कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा थोड़ा आता है तो बोलने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसका मतलब हमने मेहनत नहीं करी है। बैकग्राउंड में सब एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। तो पहले दिमाग में लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं, और आप जब ये काम कर रहे हो तब बिना बात की वरीज से बिल्कुल दूर रहें कि अरे वो तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, मैं तो ऐसे नहीं बोल पा रहा हूँ, उसकी तो प्रोनाउंसिएशन बहुत
अच्छी है, उसका तो सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, मैं तो बड़े बेसिक से वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है इस सिचुएशन में? यू आर कंपेयरिंग योर चैप्टर 1 विद समवन्स चैप्टर 20। ये कुछ इस तरह का है जैसे हम अभी गिनती सीख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 12वीं कक्षा का एग्जाम 33% देकर हम पास कर लेंगे। इसीलिए आप लॉजिकली समझे, 79 आवर्स आपको सिर्फ लैंग्वेज फीड करने में स्पेंड करने हैं, इंस्टॉल करने में स्पेंड करने हैं अपने ब्रेन में। और 79 आवर्स में से 20 आवर्स का कंटेंट आपको इसी चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगा, बिल्कुल सीक्वेंस में। आप इस पूरी प्लेलिस्ट को इस वीडियो के एंड होने के बाद चेक कर सकते हैं। और फ्यूचर में हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे जो आपका इंग्लिश ब्रेन बिल्ड करने में आपको हेल्प करेंगी। और इस रूल को एंड करते हैं एक बहुत सुंदर कोटेशन से अब्राहम लिंकन की, जिसमें उन्होंने कहा है, Give me 6 hours to chop down a tree and I'll spend the first 4 sharpening the axe। मतलब अगर आप मुझे 6 घंटे देंगे ना किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं पहले 4 घंटे में सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को ही पैना करूंगा, क्योंकि अगर कुल्हाड़ी पैनी हो गई तो पेड़ काटने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लैंग्वेज अगर ब्रेन में आ गई तो सेकंड स्टेप की बात करें। और सेकंड रूल है बिल्ड योर स्पीकिंग वॉइस। देखो, 2 अलग अलग रूल्स हैं। पहले रूल में बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज से जो भी जहां से भी सीखने के लिए मिल रहा है आपने उसको दिमाग में डाला। दूसरे स्किल में दिमाग में जो डाला है उसको जुबान तक लाना बहुत जरूरी है। नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपने ये एनालाइज किया है कि रूरल एरियाज में बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो ग्रामर पढ़ाते हैं, उनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है पर वो फ्लुएंट स्पीकर नहीं होते। बहुत सारे लोग पीएचडी पढ़ रहे होते हैं, उनकी ग्रामर, वोकैबुलरी, लैंग्वेज की ऑल ओवर नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, पर वो इंग्लिश में बात करते टाइम अटकते हैं, हेजिटेंट फील करते हैं या बहुत फ्लुएंटली अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों होता है ऐसा? दिमाग में तो भाषा है, पर दिमाग से जुबान तक लाने के लिए जो प्रॉपर मेजर्स लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए। इसीलिए स्पीकिंग वॉइस बिल्ड करना, मतलब इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपके साथ 2 टेक्निक्स शेयर करना चाहती हूँ। पहला कि आपको जो भी आर्टिकल मिलता है आप उसको रीड करें, जोर जोर से इंग्लिश में बोलें, ताकि आपके माउथ मसल्स कंफर्टेबल हो पाए इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए। सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस से ही आप सिर्फ 5 या 10 मिनट रोज रीडिंग प्रैक्टिस करें। और उसके बाद सेकंड लेवल पर आपका जो एक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी आपने रीड किया है अब आप इसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। आप इस एक्टिविटी को सिर्फ 21 डेज कर लीजिएगा और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखिएगा अपने इंग्लिश बोलने के कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी बिल्ड होगा जब हम एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हमें अपना होराइजन ब्रॉडन अप करना है। मतलब आज हो सकता है हम सिर्फ 2 ही सेंटेंस इंग्लिश के बोल पाएं, कल हम 4 बोलेंगे, फिर हम 40 सेंटेंस बोलेंगे और धीरे धीरे वो टाइम आ जाएगा जब आप सिर्फ सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश नहीं बोलेंगे पर पूरा का पूरा आइडिया इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएंगे। चलिए इसको इलिस्ट्रेट करके आपको दिखाते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में अपने उन फ्रेंड्स को ऐड करें जो आपके साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, या अगर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है तो किसी फैमिली मेंबर को ऐड करें और फिर बाद में रिमूव कर दें। अब इस ग्रुप में जब भी आपके पास नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हो, मतलब जब भी आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो इंटरनेट से एक स्टोरी कॉपी पेस्ट कर उस ग्रुप में शेयर करें। 21 स्टोरीज आपको उस ग्रुप में सेव करनी है। पहला टास्क कंप्लीट। सेकंड टास्क में आपको अब क्या करना है कि उसमें से कोई भी एक स्टोरी उठाएं। स्टोरी जितनी छोटी हो उतना अच्छा है, क्योंकि हैबिट्स बिल्ड करते टाइम हमें बहुत सारा काम नहीं करना। सारे ऐसे टास्क होने चाहिए जो 10 से 15 मिनट में पूरे हो जाएं, ताकि आपका इंटरेस्ट लूज ना हो। तो एक छोटी सी स्टोरी उठाएं और उसको रीड करें अपने वर्ड्स में। अब आप जब फर्स्ट टाइम रीडिंग करेंगे तो आप कुछ ऐसे रीड करेंगे, वंस देयर वॉज एन आइलैंड वेयर ऑल द फीलिंग्स एंड इमोशंस लिव्ड टुगेदर। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रॉपर रीड कर रहे हैं। अब आप ये सोचो कि अगर एक नेटिव स्पीकर इस सेंटेंस को बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा। उसी की तरह उस पूरे सेंटेंस को इस बार बोलना नहीं है, मतलब रीड नहीं करना है, स्पीक करना है। ऐसे बोलना है बिल्कुल इमोशंस के साथ, जैसे आप वो कहानी किसी को सुना रहे हैं। तो अब आप कैसे कहेंगे? Once there was an island where all the feelings and emotions lived together।
उसमें जान डालने की कोशिश करें, उसमें इमोशन डालने की कोशिश करें और साइमल्टेनियसली अपने माउथ मसल्स को ट्रेन होने दें इंग्लिश बोलने के लिए। अभी तक आपकी जो भी मदर लैंग्वेज है, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, हम उसे बोलने में कंफर्टेबल हैं, पर इंग्लिश लैंग्वेज को कंफर्टेबली बोलने के लिए आपको कम से कम 5 घंटों की रीडिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लॉजिक क्या है? अगर मैं भाषा को देखकर ठीक से रीड करते टाइम फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा हूँ, तो बिना देखे, बिना किसी हेल्प के ऐसे कैसे एकदम से फ्लुएंटली बोलने लगूंगा? तो होमवर्क क्या है कि आप रीडिंग प्रैक्टिस रोज स्टार्ट कर दें, ताकि जब आप इंग्लिश बोलें तो वो स्मूथ साउंड हो, उसमें पॉजेस ना हो, ब्रेक्स ना हो, बीच बीच में आपको रुकना ना पड़े और आप कंफर्टेबली हर वर्ड को बोल पाएं। हेल्पिंग वर्ब्स जो आप पढ़ रहे हैं इस कोर्स में, मेरे साथ जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं उसमें बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी हैं। जब आप इस तरह स्टोरीज में उन हेल्पिंग वर्ब्स को फिर से पाएंगे तो आप कंफर्टेबली उनको बोल पाएंगे उस सब्जेक्ट के साथ और धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी बिल्ड होनी शुरू होगी। तो आप कैसे बोलेंगे? Once there was an island where all the feelings and emotions lived together. One day a big storm from the sea was about to drown the island. क्या हुआ? एक बार एक तूफान आने वाला था जो पूरे आइलैंड को डुबाने वाला था। इसमें आइलैंड में एस लेटर साइलेंट है, तो आप कहेंगे आइलैंड, ना कि आइसलैंड। आई एम श्योर आपको ऑलरेडी ये पता हो। उसके बाद अब फिर क्या हुआ? एवरी इमोशन ऑन द आइलैंड वॉज स्केयर्ड। सारे के सारे जो इमोशंस थे और फीलिंग्स थी वो सब डर गए। बट लव मेड अ बोट टू एस्केप। पर लव ने एक ऐसी बोट बनाई जिससे सब लोग भाग पाए। All the feelings jumped into the boat except for one. सारी फीलिंग्स ने क्या किया? वो फटाफट से कूदकर बोट में आ गई, सिवाय एक के। एक्सेप्ट मतलब सिवाय एक के। इनटू क्यों आया है? अगर मोशन आ गया तो इनटू में बदल जाता है। जैसे वो कूदे तो कहाँ कूदे? बोट में। के लिए हमने इन लगाया है क्योंकि बोट चारों तरफ से बंद है, और इनटू क्योंकि मोशन भी है, इसलिए इनटू यूज हुआ है। इनटू द बोट एक्सेप्ट फॉर वन। फिर क्या हुआ? लव गॉट डाउन टू सी हु इट वॉज। इट वॉज ईगो। कौन था? कौन सा इमोशन था वो? ईगो था। लव ट्राइड इट्स बेस्ट टू ब्रिंग ईगो टू द बोट बट ईगो डिडंट मूव। अब देखो वही हेल्पिंग वर्ब्स है जो हम पढ़ रहे हैं, सेकंड फॉर्म यूज हुई है कि लव ने पूरी कोशिश करी कि वो ईगो को बोट पर लेकर आ पाए, पर ईगो डिडंट मूव। सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद everyone asked love to leave ego and come in the boat, but love was meant to love. पर love किस लिए बना था? सिर्फ प्यार करने के लिए। तो it remained with ego. it क्यों आया है? love ना ही है ना she है, इसीलिए इसके साथ it यूज किया है। it आप animals के साथ भी यूज करते हैं। All other feelings were left alive. सारी की सारी जो feelings थी वो बोट में बैठकर अलाइव ही वहां से चली गई, जिंदा ही चली गई। बट लव डाइड बिकॉज ऑफ ईगो। लव क्यों मर गया? लव डाइड बिकॉज ऑफ ईगो। मोरल है कि अक्सर प्यार मर जाता है ईगो की वजह से। हम अपने बहुत बेस्ट फ्रेंड से इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हमारी ईगो बीच में आ जाती है, सारे इमोशंस हम भूल जाते हैं और ईगो की वजह से अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करना बंद कर देते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज ऐसा ना करें। अब आते हैं टेक्निक पर। पूरी स्टोरी मेरे माइंड में आ गई है, आपके पास बिल्कुल क्लैरिटी है थॉट्स की कि मुझे बोलना क्या है। इसी नोट पर एक छोटी सी बात मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहती हूँ। देखो क्या होता है, कई बार हम ब्लैंक इसलिए फील नहीं करते कि हमारे पास शब्द या ग्रामर नहीं है। हम ब्लैंक इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि बोलना क्या है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बिल्ड करने में भी आपको मदद करेगी ये एक एक्सरसाइज, जिसकी मदद से आप अपने दिमाग को कहोगे देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने फीड कर ली है, अब इसको आप बोलने की प्रैक्टिस करो। तो अगर आपसे कोई अचानक से कोई क्वेश्चन भी पूछता है तब उसमें भी हम क्या करते हैं, हम एकदम से डर जाते हैं कि इसने इंग्लिश बोली है। इस फियर को भी हम बीट सिर्फ इसी एक्सरसाइज से कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने ब्रेन को इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं इंग्लिश में अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब आप अपनी आंखें बंद करें और जो भी स्टोरी में आपने सुना है उसको अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश करें। नहीं होगा फिर से स्टोरी रीड करें, फिर से एक्सप्लेन करें। जैसे once there was an island where all the feelings and emotions lived happily. One day, storm was about to hit the island, and all the feelings and emotions out there got scared. They were trembling out of fear. अब इसमें ये नहीं है कि जो एग्जैक्ट मैंने पढ़ा है मुझे वो ही बोलना है। आप वो बोले जो आपके माइंड में आ रहा है उस टाइम, क्योंकि हमें कोई मगअप तो नहीं करनी है स्टोरी, हमें तो एक हैबिट बिल्ड करनी है इंग्लिश बोलने की।
और क्योंकि हमें रोज रोज ये नहीं पता कि अब किस बारे में अचानक से इंग्लिश बोलने लगे, तो हमने क्या किया, हमने कंटेंट भी इंटरनेट से ले लिया। अब हमने माइंड्स को बस थॉट्स दे दी हैं और माइंड उन थॉट्स को कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। पहले दिन शायद आप स्टोरी को बहुत बुरे तरीके से बोलें, अगले दिन वो थोड़ा बेहतर होगा, उसके बाद वो और बेटर होगा, और विद इन 21 डेज आप देखेंगे कि आप पूरी स्टोरी को इजीली आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं विदाउट गेटिंग लॉस्ट, विदाउट फीलिंग हेजिटेंट, विदाउट फीलिंग अनकॉन्फिडेंट। एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू बीट द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इसी तरह आप पब्लिक स्पीकिंग के अपने फियर को बीट करेंगे। जितनी प्रैक्टिस उतना जल्दी रिजल्ट, जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट, जितनी प्रैक्टिस उतने अच्छे आप स्पीकर। रूल नंबर 3, नो वन इज बॉर्न परफेक्ट। मतलब कोई भी बिल्कुल परफेक्ट पैदा नहीं हुआ है, हमें परफेक्ट बनना पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और लर्नेबल स्किल है, आप इसे सीख सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मैं इंग्लिश सिर्फ इसलिए नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं शायद गलत बोलूँगा। जब मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था 3-4 साल पहले, तो इस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी थी, पर उस पर व्यूज़ नहीं आते थे, डिसलाइक्स आते थे और कमेंट करते थे बस मेरे एक्स स्टूडेंट्स जो मुझे बहुत सारा प्यार करते थे। तो अगर मेरी वीडियोस को किसी ने पसंद नहीं किया या मैंने बहुत बुरी वीडियोस बनाई और मैं वीडियो बनाना बंद कर देती, तो क्या मैं आज इस लेवल पर आ पाती कि आप लोगों का इतना सारा प्यार मैं ले पाती? मैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ देती अगर मैं तब वीडियोस बनाना बंद कर देती। वो बात अलग है कि स्टार्टिंग वाली वीडियोस सच में अभी तक अनलिस्टेड है, मुझे वो खुद वीडियोस देखना बहुत बुरा लगता है, मुझे लगता ही नहीं कि ये मैं बोल रही हूँ ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह। तो वो वीडियोस छुपी हुई हैं, वो कभी कोई नहीं देख पाएगा अब, क्योंकि उस पर बहुत सारे डिसलाइक्स हैं और लोगों ने एग्जैक्टली लिखा है कि तुम्हें वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि वीडियो मेकिंग एक डिफरेंट स्किल है। क्लासरूम में पढ़ाना एक अलग चीज़ है, पर वीडियोस के थ्रू पढ़ाना एक अलग स्किल है जिसको सीखने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी। पर अगर मैं वो गंदी वीडियोस ना बनाती तो मैं आज ये अच्छी वीडियोस ना बना पाती। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बुरी इंग्लिश नहीं बोलूँगा, अच्छी ही इंग्लिश बोलूँगा, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। अगर मैं ये सोचती कि बहुत अच्छी वीडियो बनेगी, मैं सिर्फ तभी वीडियो बनाना शुरू करूँगी, तो शायद मैं आज तक सोचती रहती और वीडियोस ना बना पाती और आप लोगों तक कभी भी ना पहुँच पाती। तो सिंपल रूल ये है कि फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मतलब अगर आप फेल हो रहे हो, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। चलते रहें, धीरे धीरे इवेंचुअली आप अपनी डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो प्लीज़ इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, बेसिक ग्रामर सीखी, उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने अपनी स्पीकिंग वॉइस बिल्ड करी। 3rd लेवल पर अब आपको सीखना है कि आप अपने एंजाइटी लेवल्स को कैसे मैनेज करेंगे। देखो, जब मैं वीडियोस बनाती हूँ मुझे भी डर लगता है कि क्या बोलना है, कुछ गलत ना बोल दूँ, कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, या कभी सेमिनार्स देने जाती हूँ तब भी डर लगता है। ये इंसान का नेचर है, हर किसी को डर लगता है जब भी वो कोई ऐसा काम करता है जिससे उसे अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना होता है। हर बंदे को डर लगता है। प्रैक्टिस कर करके डर थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है, पर इनिशियली मेरे भी लेग्स ऐसे शेक करते थे प्रेजेंटेशन देते टाइम कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के सामने। पर मैंने उस टाइम उस डर को फेस किया, एम्ब्रेस करा, उस डर को ओवर पावर किया। एक बहुत खूबसूरत कोटेशन है इंग्लिश लैंग्वेज में, द फियर्स यू डोंट फेस टुडे बिकम योर लिमिट टुमारो। आप अगर अपने डर को आज फेस नहीं करेंगे तो कल वही आपकी लिमिटेशन बन जाएंगे, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो जो डर आप आज फेस नहीं कर रहे हो, कल वो बहुत बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, आपका रास्ता ब्लॉक करने वाला है। तो आप ये समझें कि अगर आपको डर लग रहा है तो ये बहुत ऑब्वियस है। आपको ग्रामर और वोकैबुलरी हर कोई पढ़ा रहा है, पर कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि डर लगना ऑब्वियस है, नॉर्मल है, और आपको इस डर से धीरे धीरे ही कंफर्टेबल होना पड़ेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बिल्ड होगा। एकदम से अगर मैं सोचूं कि मैं आज ही बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में स्पीचेस या प्रेजेंटेशंस दूंगी, ये पॉसिबल नहीं है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मोर देन 10 years नाउ, एंड नाउ आई हैव कम टू दिस लेवल दैट ओके आई कुड स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एंड एवरीवन, बट इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत 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 मेहनत करने के बाद ये लेवल आया है। और अच्छी बात पता है क्या है, आपको इंग्लिश ट्रेनर नहीं बनना है, आपको तो बस काम चलाओ रोज बोली जाने वाली इंग्लिश सीखनी है। अब उसमें अगर अ की जगह एन लगा दिया या द की जगह दी बोल दिया, दी की जगह द बोल दिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर बस आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि बेसिक इंग्लिश की हेल्प से आप अपने आप को ईजिली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाएँ। वो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा कि आप बहुत एडवांस्ड इंग्लिश के एक्सप्रेशंस यूज़ करें, बहुत डिफिकल्ट फ्रेजल वर्ब्स या कोई ऐसी इडियम्स बोल दें। वो ऐसा आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर बातचीत इंग्लिश भाषा में हो रही है तो आप जो कहना चाहते हैं वो आसान शब्दों में कह पाएं, कस्टमर आपकी बात समझ पाए, आप कस्टमर की प्रॉब्लम समझ पाएं और इजी इंग्लिश लैंग्वेज में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। इसको ओवर कॉम्प्लिकेट हम खुद करते हैं कि अच्छा पहले पूरी इंग्लिश सीखूंगा फिर बोलूंगा। न्यूज़ भी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मूवीज़ भी देख रहे हैं, वो सब मत सीखें। बस सीखें पूरी भाषा का 25%, पर ये 25% वो होना चाहिए जो आप अभी 1 महीना 2 महीना लगाकर सीखें और 3rd मंथ से उन सेंटेंसेस की हेल्प से कॉन्फिडेंटली खुद को धीरे धीरे एक्सप्रेस करना शुरू करें। एक लास्ट स्टेप वीडियो को एंड करने से पहले कि जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करें तो बहुत हाई रेट ऑफ स्पीच ना हो आपकी, बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश ना करें, बहुत धीरे कर दें अपनी रेट ऑफ स्पीच को। जैसे अगर मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि मैं आपसे कल मिलूंगी तो मैं कहूँगी ओके देन आई विल मीट यू टुमारो, instead of saying okay then I'll meet you tomorrow। ऐसे कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई पैनिक नहीं करना है आपको। स्लो इट डाउन, डोंट रश थ्रू योर सेंटेंसेस, टेक प्रॉपर पॉजेस, एंजॉय व्हाट यू आर स्पीकिंग। जो बोल रहे हो उसको एंजॉय करो। विल पढ़ा है, सेंटेंस बोलने में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, पर धीरे बोलें। ओके आई विल सी यू टुमारो देन, alright then I'll see you tomorrow, not tomorrow actually maybe in a couple of days। 1-2 दिन में आपसे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ गेट के ऊपर, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। बाकी कमेंट सेक्शन में मेरे को फटाफट से ये बताएं कि क्या स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड आपके 99% डाउट्स क्लियर हो गए हैं और जो 1% डाउट्स रह गए हैं उन्हें भी कमेंट सेक्शन में मेरे लिए ज़रूर लिख दें। आने वाली वीडियोज़ में मैं उन्हें ज़रूर एड्रेस करूँगी। Until then, keep learning, keep practicing. All the best.